गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुंदन सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर में प्रभावी संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में स्टडी करेंगे। संप्रेषण जैसे कि पूर्व के वीडियो में हम देख चुके हैं कि संप्रेषण हमारे तथ्य, सूचनाएं, भावनाएं, विचारों को एक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, वो संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और सूचना पहुंचाना, ये जो विचार है, भावनाएं हैं, ये संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब इस संप्रेषण के लिए जो प्रभावी संप्रेषण है, इस प्रभावी संप्रेषण का बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। तो प्रभावी संप्रेषण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होगी? तो प्रभावी संप्रेषण में सबसे पहले जो मेन आती है वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और इस टीचिंग लर्निंग में आती है लर्निंग इन द मीन्स सीखना, और टीचिंग में वह व्यक्ति क्या कर रहा है? सिखा रहा है। इस जो टीचर है वो सिखाता है। ठीक है, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रोसेस आती है उस प्रोसेस में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इम्पोर्टेंट होती है। और अगर टीचर द्वारा जो सिखाया जा रहा है वो प्रभावी है तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट द्वारा जो अधिगम किया जा रहा है, जो सीखा जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा। तो जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपस में भी एक संबंध है। जब सीखने की प्रक्रिया स्टूडेंट के द्वारा संपादित होना और शिक्षक द्वारा उस प्रक्रिया को समझाना, सिखाने की प्रक्रिया जब तक प्रभावी नहीं होगी तब तक लर्नर द्वारा जो सीखा जा रहा है उसका आउटकम हम जो चाहते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उनमें संबंध होता है, और इस संबंध के आधार पर ही ये दोनों की जो स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग है वो बनती है, और उस कोलैबोरेशन के बाद ही जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी प्रभावी होती है। अब सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या संबंध है? तो कि जब प्रभावी हमारा टीचिंग है और प्रभावी ही फिर लर्निंग भी होगा, तो प्रभावी संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण के बगैर जो टीचिंग है वो नहीं होगी। तो प्रभावी संप्रेषण के सीखने, सिखाने का संबंध, तो इसमें आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारे संप्रेषण का, सीखने और सिखाने में। जब टीचर का संप्रेषण अधिक प्रभावशाली है तो टीचिंग ऑटोमेटिकली प्रभावशाली होगी, और टीचिंग जब प्रभावशाली है तो उसका डायरेक्ट लिंक बनता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट की लर्निंग में, तो वह भी प्रक्रिया क्या होगी? एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगी। अब प्रभावी संप्रेषण के सीखने और सिखाने में क्या क्या संबंध है, उस संबंध को हम कुछ बिंदुओं में इस आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं इसका पॉइंट लेती हूँ तो वो है
लिया अपने सिलेबस का टीचर के द्वारा। तो जब टीचर के द्वारा प्रभावी प्रस्तुतिकरण होगा तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सबसे पहले प्रभावी प्रस्तुतिकरण का जो आधार है वो आधार होता है संप्रेषण। इस संप्रेषण के आधार पर ही क्या होता है, प्रभावी प्रस्तुतिकरण होता है। और टीचर का जब संप्रेषण प्रभावी है तो इस संप्रेषण के आधार पर जो वो कंटेंट पढ़ा रहा है, वो टीचिंग करा रहा है, वो भी इफेक्टिव होगी। अब प्रभावी प्रस्तुतिकरण जब अच्छा होगा तो स्टूडेंट को जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो सरल भी होगा, सुबोध सुगम्य, उनको समझ में आने वाला होगा, बोधगम्य होगा, बच्चे उसमें रुचि लेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली जो सिखाने की प्रक्रिया है वो भी प्रभावशाली होगी। तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण क्या कहता है कि अगर इफेक्टिव टीचिंग है तो इफेक्टिव लर्निंग भी होगी। तो जो ज्ञान है बच्चे प्राप्त कर रहे हैं वो पूर्ण मनोयोग से प्राप्त कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए कहा गया है कि प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षक को क्या है, स्थानीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसका स्थानीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी अनुशंसा हमारे आयोग है जिसमें कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी जो स्थानीय शब्दों का या लोकल लैंग्वेज जिसे मातृभाषा कहते हैं उसका प्रयोग की अनुशंसा दी गई है। तो इस प्रकार शिक्षक अपने प्रभावी प्रस्तुतिकरण में क्या करे, स्थानीय शब्दों का प्रयोग करे, तभी उसकी टीचिंग प्रभावी होगी। सेकंड जो पॉइंट इसके अंतर्गत आता है वह आता है कि प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में संप्रेषण का प्रयोग। प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में संप्रेषण का प्रयोग। अब क्वेश्चनिंग स्किल है वह भी कब इफेक्टिव होगी कि जो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है वह प्रश्न भी कैसा हो, एकदम सटीक हो, वस्तुनिष्ठ हो, बालकों को उसका उत्तर भी जब दे तो प्रश्न जब सटीक ऐसा पूछा जाएगा जिसकी भाषा बिल्कुल समझ में आने वाली होगी और स्टूडेंट के समझ में आने के बाद उसका जब स्टूडेंट उत्तर देंगे तो वह भी वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होगा, तो प्रमाणिक भी होगा। तो वो कब होगा कि जब क्वेश्चन आंसर जो है, अभी क्वेश्चन आंसर कब किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो है कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना सीखा है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्वेश्चन आंसर प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बालकों ने जितना सीखा है उसकी जानकारी के लिए हम बालकों से बीच बीच में भी विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से, इंटेंसिव क्वेश्चन, विचारोत्तेजक क्वेश्चन के माध्यम से या लास्ट में मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से उस सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं कि बालक ने कितना ज्ञान सीखा और कितना ज्ञान सीखा है। तो वह भी उसमें भी संप्रेषण इफेक्टिव है अगर टीचर द्वारा इन प्रश्नों के तहत जो ज्ञान के बारे में अधिगम कितना किया है बच्चों ने, वो पूछने के लिए प्रश्न जब पूछता है अगर वो सरल हो, बालकों को जल्दी समझ में आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसकी भाषा बिल्कुल ऐसी हो जो बालकों के लिए बोधगम्य हो, समझ में आने वाली हो, तभी बालक उसका तुरंत उत्तर देंगे और वह प्रमाणिक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा और वैध भी होगा। तो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में भी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए तो उसका प्रश्न भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तभी हमें वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है, जो हमने हमारे कंटेंट के तहत सिखाया है। नेक्स्ट आता है कि वार्तालाप की प्रक्रिया। वार्तालाप की
बालकों के लिए प्रिय लगने वाली होनी चाहिए। अगर कटु वचन बोलेगा तो शिक्षक की बात कोई नहीं सुनेगा, बच्चा भी नहीं सुनेगा, ना कोई अदर पर्सन उसको सुनना पसंद करेगा। और जब वह संप्रेषण करेगा या अपने विचारों को बच्चों तक पहुंचाना चाहेगा या कंटेंट के माध्यम से या एग्जाम्पल के माध्यम से या अन्य किसी मेथड को यूज करता हुआ, तो अगर वार्तालाप उसका हेल्दी नहीं है, मधुर नहीं है, प्रिय नहीं है बालकों को, तो उस टीचर को भी कोई पसंद नहीं करता। तो इसके लिए आवश्यक है कि बालकों के साथ आत्मीय पूर्ण उचित वातावरण का शिक्षक निर्माण करे और इसके लिए वे मधुर, सरल, कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग करें जो बालकों के लिए आवश्यक हो। जब शिक्षक इस प्रकार का वातावरण निर्मित करेगा तो वह बालकों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कठिन शब्दावली को भी समझा सकता है। जो अगर लैंग्वेज का टीचर है तो अपनी साहित्यिक भाषा का, साइंस का टीचर है तो साइंस से रिलेटेड शब्दावली या परिभाषीकरण के जो शब्द आते हैं उसको समझा सकता है। तो इस प्रकार वार्तालाप की प्रक्रिया में भी संप्रेषण का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर नेक्स्ट आता है उचित श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट्ट को शिक्षक का साथी कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड एक ऐसा चीज है, कुछ भी सहायक सामग्री नहीं हो, एक शिक्षक के पास ब्लैक बोर्ड हो और प्रभावी संप्रेषण का कौशल उसे आता हो तो वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा 100% अचीवमेंट दिला सकता है अपनी इफेक्टिव टीचिंग के माध्यम से। तो उचित श्यामपट्ट कार्य उसे समय समय पर जहां उसे अप्रोप्रिएट लगता है वहां उसे श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो बच्चे सुना हुआ भूल जाते हैं लेकिन लिखा हुआ उन्हें याद रहता है। अगर डायग्राम कुछ ऐसा इफेक्टिव टीचर बनाए या कुछ सम्स ऐसे सॉल्व करे या समीकरणों का प्रयोग करे, सब्जेक्ट वाइज नेचर के अनुसार जब शिक्षक उचित ब्लैक बोर्ड वर्क करता है तो उसकी छवि स्टूडेंट के मन मस्तिष्क पे बढ़ जाती है। और उचित श्यामपट्ट के साथ साथ अगर उसकी वाणी भी प्रभावी हो तो सोने पे सुहागा होता है। तो इस प्रकार से उचित संप्रेषण कार्य समय समय पर उचित स्थान पर किए जाने से जो फिर एक्सप्लेनेशन पावर शिक्षक की होती है वो भी प्रभावी हो जाती है। तो श्यामपट्ट कार्य को भी जो लिखा है उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए भी संप्रेषण कौशल का शिक्षक को होना आवश्यक है। नेक्स्ट है उचित व्याख्या, उचित व्याख्या। अब उचित व्याख्या ये बेसिकली देखा जाता तो हमारे जो भाषा के विषय होते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अंदर क्या होता है, भाषा विषयों में हमारे लोकोक्तियां और मुहावरे इस तरह के होते हैं। अब इनको समझाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, और शिक्षक को उचित व्याख्या यानी उसके लिए भी उपयुक्त शब्द, भाषा के अंदर भी उपयुक्त शब्दों का सही सलेक्शन और सही तरह से उसका प्रस्तुतिकरण आना चाहिए। और इस प्रकार अगर शिक्षक उचित भाषा का प्रयोग स्तरानुकाल, स्तर अनुसार यानी बालकों का जो स्तर है उसके अनुसार और उसके अनुसार सटीक संप्रेषण की क्षमता यानी सही समय पर सही शब्द का उचित प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखना, ये अगर आता है तो शिक्षक के इस प्रकार के उचित व्याख्या के अंतर्गत स्टूडेंट अपनी रुचि लेंगे और पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे और वह जो संप्रेषण होगा वो प्रभावी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पठन कौशल में, पठन कौशल में संप्रेषण का उपयोग यानी यूज है ना। तो पठन कौशल यानी जब हम अपने पढ़ने के जो तरीके हैं उसके अंदर भी हम क्या करें, बालकों के स्तरों का ध्यान रखें कि बालकों शब्दों का धारा प्रवाह मुझे कहीं कहाँ रोकना है, कहाँ कॉमा आ रही तो उसमें किस तरह से हाथों के एक्सप्रेशन, हाव भाव जो हमारे हैं ये सब होना चाहिए, क्योंकि पठन कौशल अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर पढ़ते समय हम वाचन में अशुद्धियाँ कर देते हैं, गलत बोल लेते हैं तो उसका प्रभाव भी स्टूडेंट पर अच्छा नहीं पड़ता। तो पठन कौशल का प्रयोग करते हुए शिक्षक क्या करें, अपने कंटेंट को इस प्रकार से पढ़ें
अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट आता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के विकास में संप्रेषण का उपयोग। अब इस श्रवण कौशल में यानी सुनने में भी श्रोतागण कौन है इस टीचर के क्लासरूम के अंदर? स्टूडेंट। स्टूडेंट कब सुनेंगे? शिक्षक की बात जब शिक्षक द्वारा बोला गया जो वाक्य है या जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, उदाहरण अगर प्रस्तुत कर रहा है, मुहावरे अगर प्रस्तुत कर रहा है या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द कंटेंट, वो कब श्रोता सुनेगा या कब स्टूडेंट सुनेगा? जब वो कर्णप्रिय होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कर्णप्रिय प्लस उसमें जो भाव है वो सरल होंगे, बोधगम्य होंगे, तब स्टूडेंट उस शिक्षक द्वारा कही गई बातों को सुनेगा और समझने का प्रयास करेगा। तो इसके अंदर भी कर्णप्रिय भाषा के लिए भी संप्रेषण का उपयोग बहुत ही प्रभावशाली है। तो प्रभावशाली और उसी की शिक्षक उसी की बातों को सुनना पसंद ज्यादा करेगा जिसके जो भाषा है वो कर्णप्रिय हो। साथ ही अगर शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण में गीतों और कविताओं का प्रयोग करता है तो भी स्टूडेंट रुचि के साथ उसे सुनते हैं और उचित हाव भाव के साथ जब उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो वह भी काफी इफेक्टिव होता है। और अगर इसके विपरीत अगर शिक्षक कटुवचन बोल रहा है तो उसे कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है लेखन कौशल के विकास में संप्रेषण। लेखन कौशल के विकास में संप्रेषण। अब लेखन कौशल यानी हम अगर बात करें लैंग्वेज की तो श्रुति लेख वगैरह हम करवाते हैं, तो लेखन कौशल कब स्पष्ट होगा बालकों का? तब शिक्षक द्वारा जो बोला गया वाक्य है वो बिल्कुल सरल स्पष्ट होगा, तभी स्टूडेंट उसके और जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, शापट कार्य कर रहा है, वो सरल स्पष्ट क्लियर दिखाई देने वाला, सुंदर एक समान शब्दों का प्रयोग करने वाला होगा, तभी उसकी सराहना होगी और उस व्यक्ति का संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है जो बहुत ओजस्वी अपने भी कह सकते हैं ओजस्वी और सारगर्भित हो, फालतू के अनावश्यक बातें जो कंटेंट से अलग है, व्यर्थ है, उन्हें यूज नहीं करता। जो सारगर्भित हो ऐसे वाक्य संप्रेषण में जब प्रयुक्त करता है तो उसका संप्रेषण प्रभावी होता है जिसका डायरेक्ट लेखन पर भी प्रभाव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ तो आप उसे देख लीजिएगा। 9th पॉइंट है अन्य विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग। ठीक है, तो अन्य विषय यानी अगर हम माने कि एक विषय का दूसरे विषय से सह संबंध होता है तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि आजकल सभी जो पॉलिसीज आई हैं, कमीशन आई, उन्होंने सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए पढ़ाने पर ज्यादा बल दिया है। तो सह संबंध के आधार पर हम एक विषय को समझाते हुए दूसरे विषय के उदाहरण द्वारा दूसरे विषय के जो मेन फैक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है उस कंटेंट को उससे हम जोड़ करके पढ़ाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अन्य विषयों के अंदर भी संप्रेषण अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाता है। जैसे हम सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, ये ऐसे विषय हैं जिन्हें हम अन्य विषयों के साथ आपस
उसमें कोरिलेट करके पढ़ाए तो संप्रेषण अधिक प्रभावी होगा और सही तरह से बच्चे सीख सकेंगे। अब एट द लास्ट आपका जो पॉइंट है वह इस प्रकार है, इसमें है वाचन कौशल। वाचन कौशल के विकास में, वाचन यानी हम जो बोलते हैं वाणी का प्रयोग, वाचन कौशल के विकास में संप्रेषण यानी संप्रेषण का प्रयोग। अब वाचन कौशल में जिसकी वाणी मधुर होगी उस पर ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उचित भाषा उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपने बातों को अपने वाक्यों के रूप में प्रयुक्त कहें तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वाणी का उतार चढ़ाव हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो बीएड के करिकुलम के अंतर्गत उन्हें फर्स्ट ईयर के अंदर सिखाया जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारी वाणी के उतार चढ़ाव पर ज्यादा फोकस करता है। हमारे हावभाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। तो वाचन कौशल एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग करते हुए हम क्या करें आगे चलकर हमारे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इसका हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाचन कौशल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रभावी संप्रेषण के लिए और साथ ही बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों से हमारे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और यही हमारे प्रभावी संप्रेषण की भी विशेषताएं हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में प्रभावी संप्रेषण की भूमिका बताइए। इसका उत्तर आपको घर के शब्दों में देना है। साथ ही आपको एक क्वेश्चन में दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज अपने साथ 5 का मास्क बना के लेके इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो सके फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस के एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करके अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो